सक्सेस जर्नी। हमने इससे पहले एक पार्ट डिस्कस किया था बीपीएससी लेक्चरर का, सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पार्ट 2 में। वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो गई है, पर आगे के एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 31st क्वेश्चन है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? रिंग एंड बॉल टेस्ट से। इसमें हम बिटुमिन को हीट अप करते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। इसमें हम ये आपको जो दिख रहा है सेटअप होता है, इसमें बिटुमिन को हीट किया जाता है और ये दोनों रिंग बॉल है। तो टेम्परेचर नोट किया जाता है जब यहाँ से बिटुमिन यहाँ पहुंच जाए इस पॉइंट पे, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, बॉल के साथ बिटुमिन यहाँ पहुंच जाता है। तो इस टेम्परेचर को कहते हैं जनरली सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो ये रिंग एंड बॉल टेस्ट से। पेंस्की मार्टिन क्लोजअप कप टेस्ट किसके लिए होता है? ये होता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट के लिए, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट के लिए। फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट ऑफ अ मिक्स फॉलोइंग डेटा वर ऑब्जर्व्ड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कौन सा टेस्ट है? मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में हम जनरली 5 रिलेशनशिप के लिए हम चार्ट प्लॉट करते हैं। नीचे में डिनोमिनेटर में सभी में बिटुमिन ही रहता है और इसके साथ जो हम प्लॉट करते हैं, पहला होता है मार्शल स्टेबिलिटी नंबर, दूसरा होता है फ्लो वैल्यू, तीसरा होता है यूनिट वेट, चौथा होता है वाइट टोटल वाइट्स, ठीक है, और लास्ट होता है परसेंटेज ऑफ वाइट फिल्ड विद बिटुमिन। ये 5 प्लॉट करते हैं। लेकिन लास्टली हम जो ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, कोई बिटुमिन कंटेंट कोई एक ही फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं 3 का एवरेज लेके और फिर जो बिटुमिन कंटेंट हमें एवरेज वैल्यू मिलता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो एवरेज किन किन का लेंगे? यहाँ पे 5 चार्ट में से किस किस का 3 का लेना होता है? तो ये 3 है। पहला है स्टेबिलिटी, मतलब फर्स्ट वाले का, इस फर्स्ट वाले पिक्चर में जो एवरेज बिटुमिन मिलेगा मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग जो बिटुमिन कंटेंट मिलेगा, ये बिटुमिन कंटेंट। दूसरा मैक्सिमम यूनिट वेट, यूनिट वेट का कौन सा है? ये वाला प्लॉट है। तो इसमें जो मैक्सिमम यूनिट वेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो बिटुमिन कंटेंट मिलेगा, ये वाली वैल्यू उठाएंगे। और तीसरा लिमिट ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड इन टोटल मिक्स। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स कितना रखना होता है? 4%। तो 4% एयर वॉइड पे जो भी मिल रहा है बिटुमिन कंटेंट उसको, ये है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, ठीक है। और ये क्या है? एग्रीगेट वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन। ये नहीं लेना है हमें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4% पे। तो 4% पे जो भी बिटुमिन कंटेंट मिलेगा, तो यहाँ पे 4% पे, इस 4% पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बिटुमिन कंटेंट मिलेगा, इन तीनों का एवरेज फाइंड करेंगे तो वो हमें ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट देगा। यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या दिया हुआ है? स्टेबिलिटी नंबर दिया हुआ है, स्टेबिलिटी नंबर का बिटुमिन परसेंटेज, दूसरे में यूनिट वेट का, तीसरे में 4% ऑफ एयर वॉइड का। इन्हीं तीनों की हमें एवरेज की जरूरत है, तो इन तीनों का एवरेज ले लेना है। आंसर आएगा 5.7। वाटर बॉर्न डिजीज आर कॉज्ड बाय। वाटर बॉर्न डिजीज में तीनों ही हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो वाटर बॉर्न डिजीज इन सभी की वजह से होता है। कॉमन एग्जांपल है डायरिया, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ। सर्विस कनेक्शन में क्या क्या होता है? मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये है सर्विस कनेक्शन का। इसमें ये सभी कंपोनेंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन है। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको इसका ऑर्डर पूछ लेता है कि पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है फ्यूरल, उसके बाद आता है ये टैंक, मतलब वाटर मेंस आता है, फिर ट्रेंच, ये ट्रेंच है उसमें से वाटर मेंस, और फिर आता है गुजनेक, इसको बोलते हैं गुजनेक, फिर आता है सर्विस पाइप, फिर आता है स्टॉपकॉक। तो कई बार इसका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, इसको जिस तरह से आगे बढ़ेंगे उस तरह से ऑर्डर भी लगाओ, ठीक है। और ये यहाँ पे आता है वाटर मीटर। अब इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा होता है। तो कहीं भी वॉल्व नहीं देखा आपने, स्विच वॉल्व या फिर चेक वॉल्व नहीं देखा आपने, तो जहां जहां भी वॉल्व है वो ऑप्शन अपने आप कट हो जाएगा। कौन सा बच गया? सी, फ्यूरल, स्टॉपकॉक एंड गुजनेक, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ बीओडी असैम्बलेशन इज इन स्ट्रीम शुड इंक्लूड। बीओडी असैम्बलेशन में मतलब बीओडी जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है? बीओडी रेट कांस्टेंट होता है, बीओडी रेट कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अकर्स एट 0। बहुत ही मतलब एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है कि कह रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम में कहां पे अकर होगा, जहां पे 0 क्या होगा? तो जहां पे स्लोप लोकेशन होगा। मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर हम डायग्राम बनाए और कोई एक यूडीएल लोड ही ले ले, तो इसका अगर डिफ्लेक्शन डायग्राम देखें तो डिफ्लेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। और यहाँ पे क्या होगा? क्या पॉइंट होता है? यहाँ पे स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम है और डिफ्लेक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे स्लोप क्या है? 0।
तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जीरो क्या होगा मैक्सिमम स्लोप की लोकेशन पे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की लोकेशन पे जीरो क्या होगा। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तो मैक्सिमम होगा, शियर फोर्स जीरो होगा नहीं, जीरो क्या होगा, स्लोप। तो आंसर आ जाएगा ए। दूसरा है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन, डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं हम, सिर्फ पैथोजन बैक्टीरिया को मारते हैं, सभी बैक्टीरिया को किल नहीं करते। और दूसरा होता है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में सभी यूजफुल और हार्मफुल दोनों को रिमूव कर देते हैं, दिस इज व्हाट स्टरलाइजेशन इज। तो हम डिसइंफेक्शन में सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर, एक्टिवेटेड कार्बन प्राइमरली का किस लिए यूज होता है, ये देखिए एक्टिवेटेड कार्बन है, इसका यूज मेनली करते हैं टेस्ट, ऑर्डर और कलर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन की बहुत कैपेबिलिटी होती है, इट कैन एब्जॉर्ब दीज थिंग्स। ठीक है, तो अब आ जाता है क्वेश्चन पे। इट रिमूव्स ऑर्डर, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। कोरोसिवनेस, डिसइंफेक्ट्स एंड रिमूविंग हार्डनेस नहीं आएगा, पहला आएगा आंसर। नेक्स्ट है 49 का, क्या पूछा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। सिंपल है, अब देखिए ये मैट्रिक्स कोई है, तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या है 3/2, इसका साइज है 3/2 और ए का साइज पूछा है और मल्टीप्लीकेशन के बाद का साइज दिया हुआ है कितना, 3/3, 3/3। तो ये हम जानते हैं कि यहाँ इसके जो कॉलम है फर्स्ट वाले के रो के साथ मैच करना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए। और अल्टीमेटली जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है हमें साइज, वो क्या होता है, ये वाला साइज और ये वाला साइज। तो ये क्या है 3/3, तो 3 तो यहाँ आ गया, यहाँ पे 3 बचता है, तो ऑर्डर क्या आएगा इसका 2/3, 2/3। नेक्स्ट है, if I is an identity matrix of order m then it is a multiplicative identity for every matrix order m by m। कोई भी m by m के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो सेम मैट्रिक्स ही मिलेगा हमें, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। बस यहाँ पे शर्त क्या है कि m by m मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स, अब इसमें रूट पूछा है, तब जानते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आइगन वैल्यू पूछा है, तो आइगन वैल्यू के दो बेसिकली हम यहाँ पे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों आइगन वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन ऑप्शन में। तो पहला जानते हैं कि आइगन वैल्यू का सम जो होता है वो ट्रेस के बराबर होता है, और आइगन वैल्यू का मल्टीपल किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रेस फाइंड कर लेंगे, तो 6 + 6 12, 12 की वैल्यू किसकी आनी चाहिए, आइगन वैल्यू के सम के बराबर। अब सभी को ऐड करो, सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें आइगन वैल्यू का सम 12 मिलेगा, वो ये है 8 2 10 और 2 12। ठीक है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो सिंपली, इसमें बिना कैलकुलेट किए। नेक्स्ट है फाइंड द आइगन वेक्टर फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 फॉर द गिवन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है, तो यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 4 4 और 1 1। इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा इज इक्वल टू 0 पुट करके 1 और -1। मतलब दो मैट्रिक्स, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बेसिकली, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो लास्ट में लेम्डा की जो वैल्यू यहाँ पे मतलब आइगन वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो +-1। ठीक है, +-1, तो यहाँ पे प्लस और -1। नेक्स्ट कह रहा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y + z इज इक्वल टू 6 है, x + 2y + 3z 14 दिया हुआ है, और 2x + 5y + लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू दिया हुआ है, और कह रहा है कि यहाँ पे कंसिस्टेंट हो। तो देखिए कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी। अगर अननोन से कम है ये वैल्यू, इन दोनों की रैंक की वैल्यू, तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर अननोन के बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 43rd क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। कह रहा है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए इज टू बी, अगर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट ही होगा। और अगर ये कम हो जाए, मतलब नंबर ऑफ अननोन से इन दोनों की रैंक कम है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट तो जब भी होगा लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में कंसिस्टेंट तो है ही, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम पहले क्या करेंगे, इसका रैंक निकाल लेंगे। तो रैंक क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो रिड्यूस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फॉर्म हो गया। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए इज टू बी को इक्वल करने के लिए और नंबर ऑफ अननोन से कम करने के लिए, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। और इसको 0 के लिए क्या, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए 8, लैम्डा इज इक्वल टू 8 और म्यू इज इक्वल टू 36 आनी चाहिए। तभी क्या होगा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नंबर ऑफ अननोन्स 3 है तो लेस देन, मतलब ये लेस देन वाला कंडीशन
इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब लेमडा की वैल्यू 8 आ जाए और म्यू की वैल्यू 36 आ जाए। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या था, लेमडा की वैल्यू 8 और म्यू की वैल्यू 36। चलिए आगे चलते हैं। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हुआ है, sin x by x when x is not equal to 0 and f of 0 is equal to 0 is when x is equal to, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सिंपली, अब ये फंक्शन है, ठीक है, तो f of 0 0 दिया हुआ है, लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर sin x by x होता है वो 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे f of 0 क्या पुट करेंगे, f of 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हुआ, 0। नेक्स्ट है इफ द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि x की जो रेंज है, लोअर रेंज है -3 और अपर रेंज है 0, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है c पॉइंट पे वो 0 है, तो कह रहा है कि c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मतलब c की वैल्यू क्या रखे कि फर्स्ट डेरिवेटिव उसका उस पॉइंट पे 0 हो जाए। ठीक है, मतलब c यहाँ पे कुछ नहीं, x की वैल्यू है और हमें रेंज ध्यान रखना है कि -3 से लेकर 0 के बीच में रखना है। ठीक है, तो चलिए फंक्शन को पहले हम डिराइव करते हैं। कौन सा है, 45th क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको अगर इसका प्लॉट दिखाऊं 45th क्वेश्चन, देखिए ये है फंक्शन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, आप फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल है, इसको एक्सपेंड करके फाइंड किया है, डेरिवेटिव भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेरिवेटिव भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। फाइनल डेरिवेटिव क्या आएगा, ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2, और ये इसका प्लॉट है। अब क्या कह रहा है कि कहाँ पे इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, कितने x वैल्यू पे, तो जब आप इसको इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सिंपली यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और यहाँ से एक x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव जो रेड कलर में है यहाँ पे, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। फर्स्ट डेरिवेटिव की 0 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, -2 पॉइंट, ये आ रही है, तो -2.5 से आगे, मतलब ये इस पॉइंट पे आ रही है 2.6 या 2.7 के आसपास। ठीक है, और दूसरी कहाँ पे आ रही है, दूसरी यहाँ पे 2.5 से ऊपर, तो यहाँ पे रेंज क्या है, -3 to 0, बाउंड जो दिया हुआ है, तो 0 से ऊपर तो हमें जाना नहीं, तो ये वाली वैल्यू तो वैसे ही डिस्कार्ड कर देंगे हम, हमारे पास क्या आएगा, जो -2.5 के आसपास की वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे हमें अडॉप्ट करनी है। तो ये बेसिकली क्या है, -2.5 के आसपास कौन सी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। ठीक है, ये 3 वैल्यू, सॉरी 1 मिनट, इसका रूट आ रहा है -2 और 3 पे। ठीक है, -2 एंड 3 पे, तो ठीक है, तो -2 और 3 पे 3 वाला डिस्कार्ड करेंगे तो आंसर आएगा -2, आंसर आएगा -2, मतलब आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, इस फंक्शन का हमें पहले तो क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, क्योंकि फंक्शन है। तो देखिए, सब फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ±1 के बराबर, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्यूब है ना, तो 46 का आ जाएगा ए। वैसे भी इसका आप अगर प्लॉट देखोगे तो प्लॉट कैसा बनेगा, 46 का प्लॉट बनेगा सिंपली ऐसा। तो ये डेरिवेटिव का प्लॉट है और ये फंक्शन का प्लॉट है, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपली है, सिंपल है, इसका फाइंड करके डिवाइड वाला रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों फंक्शन ही है, अलजेब्रिक फंक्शन है और दोनों डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे। और फाइनली ये इसका डेरिवेटिव है, इसको आप इज इक्वल टू में 0 पुट कर दो, तो 0 जब पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद हम इसका सिंपली 0 पुट करने के बाद हम सिंपली इसका x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कौन से x की वैल्यू पे है और कितनी वैल्यू है, तो ये है 4, और ये आपको यहाँ पे फंक्शन वैल्यू में भी दिख रहा होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए पूछ रहा है तो निगेटिव वैल्यू तो हमें जाना ही नहीं है, इधर तो हमें जाना ही नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आ रही है 4। सिंपल है, आप इस इक्वेशन को इज इक्वल टू में 0 पुट करो फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू जब एक बार आ जाए तो इस वैल्यू में आपको इंसर्ट कर देना x की वैल्यू, तो आपको यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट कह रहा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, अगेन डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है, यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है एट द पॉइंट 1 -2 -1 इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन दिया हुआ है 2i वेक्टर -j वेक्टर -2k वेक्टर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन बहुत इजी होता है, इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कुछ है नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ तो कैसे फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है तीनों के रेस्पेक्ट में।
सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड करना है हमें, तो ये आई के रेस्पेक्ट में, मतलब ये एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको वाई के रेस्पेक्ट में और इसको जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर लिया और के वेक्टर में, और फाइनली इसको हमने यहाँ पे वैल्यू डाल के एक फॉर्म में लिख लिया कि x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह -1 डाल के हमने इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यूनिट वेक्टर को अप्लाई कर देना है। यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, जो आपको जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो 2i - j - 2 के, और क्या करना है यहाँ पे सभी की वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये फाइनल आ जाएगा 2/3i, 1/3j और 2/3k। और अब इसको जो वैल्यू आपको गिवन है उस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे फाइनली ये वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिला है और जो अभी मिला था हमें यूनिट वेक्टर से, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 37/3। 37/3 द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, डाइवर्जेंस पूछा है। ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका डाइवर्जेंस पूछा है। देखते हैं डाइवर्जेंस के लिए क्या होता है, सिंपल डेल एफ वेक्टर, और क्या होता है वो डेल F1 डिवाइड बाई डेल एक्स, डेल F2 डिवाइड बाई डेल वाई प्लस डेल F3 डिवाइड बाई डेल जेड। और यहाँ पे ये वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, तीनों को यहाँ पे x को x के रेस्पेक्ट में dy डेल y डिवाइड बाई डेल y और डेल z डिवाइड बाई डेल z, तीनों को x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, 1 + 1 + 1 3, यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा, आंसर आएगा 3। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx = e raised to power x - 2y। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन पूछा है, तो चलिए देखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है, हमें एक्सपेंड कर देना है। तो माइनस में है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे, e raised to power x माइनस मल्टीप्लाई बाय e raised to power -2y। अब मल्टीप्लाई में तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं कि e raised to power x डिवाइड बाय e raised to power 2y। अब dy/dx, अब ये इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे ताकि ये y के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए इसको यहाँ पे ले गए, x को, अब x वाली टर्म को इधर ले आए, y वाली टर्म को इधर ले आए, तो क्या हो गया, e raised to power 2y से यहाँ पे dy बच गया और x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो e raised to power x को dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया और फाइनली हमें ये इसका आंसर मिल गया। यही इसका आंसर है 49 का ए, हाफ e raised to power -2y माइनस e raised to power x प्लस कांस्टेंट, आंसर आ जाएगा ए। 50th क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगेन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या करेंगे इसको सबसे पहले हम डी के फॉर्मेट में कर देंगे, d² + 6d + 9 * y e raised to power 2x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी की पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे एक ही रूट है, मतलब एक ही रूट आ रहा है, -3 पे ही कुछ ऐसा बनेगा, तो -3 पे 0 आ रहा है इसका रूट, तो d = -3। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूशन पूछा तो हमें CF और PI दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे, तो अगर रूट अगर सेम हो तो हम क्या करते हैं, C1 * e raised to power m1x + C2 e raised to power m2x, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। और यहाँ पे दोनों रूट सेम है, तो C1 + C2x * e raised to power -3x हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे a बन गया। ठीक है, अब PI फाइंड कर लेंगे, तो PI के लिए क्या है, जो यहाँ पे वैल्यू आया था 1/, में आ जाएगा और e raised to power 2x। अब यहाँ पे d की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, इधर d की वैल्यू जो आया था, d की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, मतलब ये a की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे d की जगह, ये आ गया। इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो फाइनली क्या आ गया, ये आ गया PI की वैल्यू, और अब दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, CF + PI। तो क्या मिलेगा, C1 + C2x e raised to power -3x + 1/25 e raised to power 2x। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा C। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन इसका सॉल्यूशन पूछा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखते हैं। क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, यहाँ पे आप x को एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी x को एक e raised to power z जैसे जनरली एज्यूम करते हैं वैसे आप एज्यूम कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिए, मैंने इस तरह का आगे क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, इसलिए इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन मैंने आगे भी सॉल्व किया है। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, 52 जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, तो मैं 52 का सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। 51 का हो गया आंसर ए।
52 का देखते हैं, इसमें सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है, पी आई की वैल्यू पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पी आई की वैल्यू देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या किया हमने, अब इस केस में 2x प्लस 1 कॉमन है, 2x प्लस 1 को हमने e रेज़ टू पावर z मान लिया, e रेज़ टू पावर z क्या हो जाएगा, log बेस e 2x प्लस 1। अब ये कहां से मिलता है हमें, ये कैसे पता चलता है, ये लेजेंडर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये होमोजेनियस के लिए, तो अब इसमें इसको क्या करना है, हमें डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, डी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है, और दूसरी चीज यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, क्योंकि आगे हमें इंसर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर z माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू हमने ले लिया। अब इसको क्या किया हमने, सिंपली इस इक्वेशन को डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। अगर ax प्लस b है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले में क्या आएगा, a स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1, ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे a क्या है 2, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 2 मतलब a इंटू ax आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू डी वाई माइनस 12y, और अगेन यहाँ पे 6x है, तो 6 इंटू एक्स की जगह ये वाली वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया, ये वाली वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा। अब सिंपली कुछ नहीं है, इसको आप सॉल्व करते जाइए, इसको आप सिंपली सॉल्व कर दो, यहाँ पे आ गया। अब इसका पी आई फाइंड करना है, तो पी आई के लिए क्या हो जाएगा, अब इसको आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे इंसर्ट किया आपने, तो 3 e रेज़ टू पावर z एक अलग कर दिया हमने, और 3 को अलग अलग दो पार्ट में कर दिया, इसको अलग मतलब इसके साथ अलग और इसके साथ अलग दोनों। इसमें क्या किया हमने, सिर्फ e रेज़ टू पावर 0 पुट कर दिया, इस केस में e रेज़ टू पावर 1 पुट कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं है तो 1, इसमें कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक। अब इसको क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपली a की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दिया, इसमें 1 था तो 1 पुट किया, यहाँ पे 0 था तो 0 पुट किया, दोनों को सॉल्व किया, और लास्टली हमने यहाँ पे e रेज़ टू पावर z की जगह 2x प्लस 1 इसमें पुट कर दिया। फाइनल इक्वेशन आंसर क्या आया, माइनस 6x माइनस 1 डिवाइड बाई 16, मतलब आंसर आ जाएगा इसका सी, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, पूछा है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y 0 पे 0 है, डिवाइड बाई डी एक्स 1 है कितने पे, x 0 पे, तो कह रहा है कि सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे अब ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो ये डी स्क्वायर वाई है प्लस 4y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है, सिंपल है, ये प्लस माइनस 2 हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 की जगह हम 2 आयोटा लिख देंगे प्लस माइनस। अब अगर दोनों रूट इमेजनरी है तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन c1 इंटू साइन 2x प्लस c2 इंटू कॉस 2x। अब यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c2 की वैल्यू तो हम सिंपली यहीं से फाइंड कर लेंगे पहले वाले इनिशियल कंडीशन से, y इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह में 0 पुट कर देना है, और कह रहा है कि यहाँ पे x भी 0 है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन का टर्म तो 0 ही हो गया, कॉस का टर्म 1 हो गया, तो c2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको क्या करना है हमें, अब c1 की वैल्यू निकालनी है, तो c1 के लिए हमें ये वाला कंडीशन यूज करना है, dy बाई dx, तो इस इक्वेशन का dy बाई dx फाइंड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 इंटू 2 साइन 2x माइनस c1 इंटू कॉस 2x। अब इसकी जगह 1 पुट करना है, dy बाई dx 1 दिया हुआ है और x की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे, तो अगेन साइन का टर्म तो 0, ये कॉस का टर्म बन जाएगा, तो c1 इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे 1/2। फाइनली हम इस इक्वेशन में c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ साइन 2x, तो हाफ साइन 2x, हाफ साइन 2x, आंसर आ जाएगा 53 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फंक्शन fx इज इवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0 इन द फोरियर एक्सपेंशन। बहुत ही सिंपल है, कई बार पूछा गया, मैं आपको सारी कंडीशन बता देता हूं। अगर इवन फंक्शन है तो a नॉट की वैल्यू ये होगी, an की वैल्यू ये होगी और bn 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इवन है तो bn 0 होगा, बाकी a नॉट और an ऐसे फाइंड करते हैं। और अगर ऑड हो जाए, fx ऑड फंक्शन हो जाए, तो a नॉट और an दोनों 0 हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो सकता है ऑड फंक्शन के लिए भी पूछ ले, तो a नॉट और an दोनों 0 हो जाता है अगर ऑड है तो, और अगर इवन है तो सिर्फ bn की वैल्यू 0 होती है। Which of the following is the solution of the partial differential equation? अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सॉल्यूशन है इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन जो देखते हैं। अभी देखिए ये कैसा फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल है, इसको तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन उठाते हैं एक करके और उसका फाइंड कर लेते हैं। अगर u इज इक्वल टू ये है तो डेल u बाई डेल एक्स फाइंड कर लेंगे, तो डेल u बाई डेल एक्स, और इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली y का भी सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, और फिर देखेंगे कौन सा ऐसा रेशियो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 9 के बराबर है। तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 9 साइन 3x माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या है, माइनस साइन
3x माइनस वाई। तो इन दोनों का अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो साइन 3x माइनस वाई कट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस माइनस कट हो गया, बचेगा 9। यही फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसी को आप डाल के चेक करोगे तो जल्दी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, विदाउट कि कौन सा इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। कई सारे केस बनेंगे इसके, कोएफिशिएंट पॉजिटिव का केस, कोएफिशिएंट नेगेटिव का केस। उससे अच्छा है कि आप सिंपली जो u की वैल्यू गिवन है उसी का डेरिवेटिव फाइंड करते जाओ, सिंगल और डबल, और पुट करते जाइए कि किसका रेशियो आपको 0 लग रहा है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए। द सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन का सिंपली सॉल्यूशन पूछा है तो इसको तो आप सॉल्व करने के बजाय आप याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सॉल्व करने में कई सारे केस आते हैं। वन डी वेव इक्वेशन ये होता है और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, C1 into cos px plus C2 into sin px into C3 cos cpt plus C4 sin cpt। मतलब आंसर फर्स्ट आ जाएगा। इसको तो आप डायरेक्टली याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है, सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा। फाइंड द लैप्लास इक्वेशन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फील्ड। अब यहाँ पे पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है, अब कह रहा है लैप्लास इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लैप्लास इक्वेशन, इसमें इसको लैप्लास इक्वेशन क्या करना पड़ेगा हमें, डेल स्क्वायर फाइंड कर लेना है। डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, ये कार्टेशियन सिस्टम में है। डेल स्क्वायर वी, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है उसका हमें स्क्वायर फाइंड कर लेना है। तो डेल स्क्वायर वी डेल स्क्वायर। अब यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स है एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई की जगह वाई की वैल्यू और जेड की जगह, मतलब इस वेक्टर को एक्स में एक्स की जगह वाई की जगह वाई और जेड की जगह जेड यहाँ पुट कर दिया हमने। अब 2x का हमने फाइंड किया तो क्या आएगा, 2y का हमने y के रेस्पेक्ट में फाइंड किया, ये सॉरी ये y है तो ये 2 आएगा, और z का 2z का z के रेस्पेक्ट में फाइंड किया तो 2 आया। तो ये माइनस और प्लस 2 कट गया, क्या बचा 2। आंसर आएगा इसका 2। नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को भी हीट इक्वेशन भी कहते हैं। हीट इक्वेशन या फिर वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन का अगेन सॉल्यूशन है तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, C1 into cos px plus C2 into sin px। और अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसका है कि आपको ये देखना था कि ये किस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें बाकी ये टर्म तो सब में सेम ही है, सिर्फ ऊपर वाला टर्म है तो इसमें माइनस का टर्म आता है, आंसर आ जाएगा सी। तो ये आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मीन एंड मीडियम ऑफ द सेट, तो मीन आपको पता ही है, सबको जोड़ के डिवाइड कर देना नंबर से, और मीडियन जो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाए तो 4 6 7 असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 2 आप इधर से छोड़ो 2 इधर से छोड़ो, बीच में जो बच रहा है वो इसका मीडियन कहलाएगा, तो 7। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम जानते हैं क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और ए स्पेड और बोथ फ्रॉम द डेक और कार्ड कितना होता है, 4/13। कैसे, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, देखो आप इसको यूनियन इंटरसेक्शन से भी बना सकते हैं और सिंपली एक एक करके भी बना सकते हो। जैसे ए इंटरसेक्शन बी करते हो तो क्या आएगा 1/15, मतलब एक होगा कितने से 52 कार्ड में से, और यूनियन करोगे तो PA प्लस PB और इसका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे एक एक करके फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 13/52, मतलब 13 कार्ड है इसके, तो 52 में से कितनी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा स्पेड पूछा है तो 4, 52 में से 4 की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/52। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/13, 4/13। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो k की वैल्यू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में k की वैल्यू के लिए क्या कंडीशन है कि सिग्मा, इन सभी का अगर हम सम करें तो सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज इक्वल टू 1 के बराबर आना चाहिए। तो इन सबको यहाँ पे ऐड कर देना आपको, सिंपली देखो यहाँ पे सबको ऐड कर देना है, तो आंसर क्या बनेगा, मतलब इसको जब ऐड करोगे आप 10k² प्लस 9k इज इक्वल टू 1, 1 को आप इधर ले आओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे k की वैल्यू आप फाइंड कर लो, तो k की वैल्यू क्या आ गया 1/10, तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, अदर क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। न्यूटन्स जॉर्जी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, दोनों के लिए क्या है, इक्वल स्पेस्ड होना चाहिए, दोनों के लिए इक्वल स्पेस्ड होना चाहिए। और एक अनइक्वली स्पेस्ड के लिए कौन सा है, लैग्रेंजियन है, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, अगर न्यूटन्स जॉर्जी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दोनों के लिए इक्वल स्पेस्ड इंटरवल होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लैग्रेंज इंटरपोलेशन पूछा था, इसके लिए इंटरवल अनइक्वल भी चलेगा, इक्वल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनइक्वल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखो अनइक्वल इंटरवल है, यहाँ पे इंटरवल है 1 का, यहाँ पे 2 का और यहाँ फिर 1 का, तो इसके लिए हम लैग्रेंजियन ही अप्लाई कर सकते हैं, लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन मेथड। यहाँ पे हम न्यूटन का अप्लाई नहीं कर सकते। तब यहाँ पे क्या पूछा है कि y की वैल्यू पूछा है एट x इज इक्वल टू 2। पहले तो हम लैग्रेंजियन फार्मूला देख लेते हैं। लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है, ये इसका फार्मूला है y2 फाइंड करने का, जहाँ पे भी 2 पे फाइंड करना है तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें जितने भी टर्म है सबको ऐड कर देना है।
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में आपको क्या करना है, सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है बहुत इजी, बस फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है बट लेंदी भी नहीं, इजीली है, ट्रिक से आप याद रखोगे तो आसान है। एक्स नॉट यहाँ पे 0 है, x1 1 है, x2 3 है, x4 4 है, सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करके आंसर आ जाएगा सिंपली 19। आंसर आएगा 19। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे x और y दिया हुआ है, इसको हमें न्यूमेरिकली फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे 1.5 पे। तो चलिए न्यूमेरिकली हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x दिया हुआ है y दिया हुआ है, चेंज इन y फाइंड कर लेंगे, फिर उसका चेंज फाइंड कर लेंगे, फिर उसका चेंज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये चेंज फाइंड कर लिया, लास्टली डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो क्या होता है 1/h इंटू डेल वाई नॉट माइनस हाफ डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 ऑफ डेल क्यूब वाई नॉट। यहाँ पे सारी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, 4.75 आएगा, 4.75। द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल इंग्रेडिएंट्स फॉर विच सिम्पसन 1/3। तो 1/3 इंटीग्रेशन करने के लिए कब तक अप्लाई है, जब तक उसकी थर्ड पावर तक हो, उसके बाद एरर बहुत बढ़ जाता है। कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 कहाँ पे 0 पे। तो कह रहा है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा y इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू 0.2 पे। चलिए देखते हैं, dy by dx दिया हुआ है x माइनस वाई, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे फाइंड करेंगे, अब ये होता है फॉर्मूला, ये पिकार्ड्स मेथड है, y नॉट प्लस x नॉट से लेके x तक इंटीग्रेशन, और ये यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ है 1, 0 टू x हमें इंटीग्रेट करना है x माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 पुट करनी है, तो y की जगह 1 पुट कर देंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, और लिमिट लगा देंगे 0 टू x। अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है, 0.2 पे पूछा है, 0.2 पे, तो 0.2 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.82, तो 0.82 आंसर है सी। नेक्स्ट है, अब इसमें ये टर्म है, ये जानते हैं किसके लिए है, बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम में पहला क्या है, प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है, और ये डेटम हेड है। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड या फिर डेटम हेड। ठीक है, अब इसमें क्या है बेसिकली, अब देखिए इसमें क्या चेंज किया है मेरे हिसाब से, कि पहले वाले में प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड ये दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल हेड नहीं, यहाँ पे डेटम हेड आना चाहिए था, डेटम हेड आना चाहिए था। और जैसे यहाँ पे स्टैटिक और काइनेटिक यूज किया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हेड आना चाहिए था। तो यहाँ पे जो डेटम हेड लिखा है, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, तब बोथ ऑफ द अबव सही होता, क्योंकि ये यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है इसलिए। हाँ, लेकिन आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि दोनों का मीनिंग तो सेम है, बट यहाँ पे उनका इंटेंशन मेरे हिसाब से ये था पूछने का कि सेम ऑर्डर में लगाया गया है कि नहीं, कि जिस रिस्पेक्ट में ये दोनों कहा गया उसी रिस्पेक्ट में थर्ड वाला भी है कि नहीं है। तो जब हम प्रेशर हेड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी हेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसकी जगह डेटम हेड लिखेंगे, और जब यहाँ पे स्टैटिक और काइनेमेटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल हेड लिखेंगे, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर दिया गया। इन द रियर फ्लूइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो वेरिड फ्लोड है तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी, हमेशा ऑलवेज कुछ भी नहीं होगा, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि एस नॉट माइनस एस एफ होता है, तो ये इंक्रीज भी हो सकता है अगर ये है तो, और ऐसे है तो इंक्रीज भी हो सकता है, तो मे इंक्रीज और डिक्रीज। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टैंक है 21 मीटर हाइट का, और ऑरिफिस एक लगाया गया जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑरिफिस की जो लोकेशन है 1 मीटर है बॉटम से, और कह रहा है कि उसको सडनली अगर ओपन कर दिया गया तो कितना ड्रैग फोर्स आएगा। तो अगर ये ऑरिफिस है, ये अगर टैंक है और यहाँ पे एक ऑरिफिस लगाया गया, तो यहाँ पे अगर सडन जेट जो बाहर आएगा तो उसकी तरफ से इधर की तरफ कितना एफ फोर्स आएगा, प्रोपेलिंग फोर्स, ये फाइंड करने को बोला है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए सिंपल है, इसमें हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, CD दिया हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ 0.6 और G दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे। डिस्चार्ज इज इक्वल टू CD इंटू एरिया इंटू √2GH। यहाँ पे सारी वैल्यू इंसर्ट करो तो डिस्चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या याद रखने का है, एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसलिए 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एरिया को। सिमिलरली वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो डिस्चार्ज को हमने एरिया से कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मिल गया हमें वेलोसिटी।
और प्रोपेलिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, W इंटू क्यू इंटू व्यू डिवाइड बाई जी। W यहाँ पे वेट ऑफ द वाटर है, तो यहाँ पे हम 10,000 अप्रोक्सीमेट 10 के फॉर्म में लिया है, 981 अगर ऐसे लेते तो एडजेक्ट आता, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10 दिया हुआ है जी की वैल्यू, तो हमने 10,000 ले लिया। और यहाँ पे डिस्चार्ज 12 है, वेलोसिटी भी 12 है यहाँ पे, और डिस्चार्ज में यहाँ पे 10⁻⁴ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, डिवाइड बाई 10 है, तो आ जाएगा 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला द कोएफिशिएंट C ऑफ चेजिस कांस्टेंट। चेजिस कांस्टेंट जो होता है C, उसका डायमेंशन क्या है, तो L हाफ और T-1। याद रखिए मैंने दोनों कांस्टेंट यहाँ पे लिख दिया है। C के लिए ये होता है डायमेंशन, और N मैनिंग्स कांस्टेंट के लिए L⁻⁻³ इंटू T होता है। तो दोनों के लिए आप याद रखिए, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। ये हो गया चेजिस कांस्टेंट। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो कभी C दे देगा, कभी N दे देगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। C और N जो है डायमेंशनलेस नहीं होते हैं, डायमेंशन होता है उनका। G क्या डायमेंशन नहीं होता है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा ही नीचे होता है सेंट्रोइड के, और जैसे डेप्थ बढ़ेगा सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा सेंट्रोइड की तरफ। स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे 2xy, और वेलोसिटी पोटेंशियल पूछा है। तो देखिए स्ट्रीम, अब जो इरोटेशनल फ्लो के लिए क्या होता है कंडीशन, कि यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं साई की, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर साई की वैल्यू है 2xy, और यहाँ पे 2xy पुट कर दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करना है तो वो किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, मतलब अगर हम y के रेस्पेक्ट में इसको करते हैं डेल साई बाई डेल y, वो किसके बराबर होगा, डेल फाई बाई डेल x के। तो कर देंगे हम 2xy को, तो क्या मिल जाएगा 2x। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस साइन के साथ, तो ये डेल फाई बाई डेल y की वैल्यू मिलेगी, जो कि यहाँ पे -2y होगी। और फाइनली क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना है। अब ये हमें इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर ये किसका है डेल फाई बाई डेल एक्स का है, तो इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये डेल फाई की वैल्यू देगा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू और C1 C2 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, तो फाई इक्वल टू फाइनली क्या आएगा, x² - y² प्लस x² - y² प्लस। द क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ओपीसी का हमेशा जनरली 7 दिन करते हैं, और पीपीसी का जनरली 10 दिन से ज्यादा, मिनिमम 10 डेज करते हैं, तो हमेशा लेस देन होता है, क्योंकि जो भी उसके अंदर पोजोलोना है, चाहे वो फ्लाई एश हो, सिलिका फ्यूम हो, वो अपना रिएक्शन तब स्टार्ट करता है जब सीमेंट अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है, तभी उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम करता है पोजोलोनास, इसीलिए टाइम ज्यादा लगता है। 80% ऑफ द मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंटेन्ड इन द, किसमें है, सबसे नीचे वाले लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। द इंफ्रारेड पोर्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें इंफ्रारेड पोर्शन की वेवलेंथ कितनी है, तो ये है 0.7 से लेके 1 जनरली 1 माइक्रोमीटर तक बोलते हैं, बट यहाँ पे 0.7 to 1.3 माइक्रोमीटर है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है, कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, देखो ये सिंपली क्या है, CG फाइंड करना है आपको, a इंटू y1 b इंटू y और डिवाइड बाई a प्लस b। तो क्या मिल जाएगा इससे, y और ya और yb के बीच में CG कहाँ से लाइट पास कर रही हो, आपको फाइंड हो जाएगा इससे। अब IS 800 2007 के आधार पे देखो, यहाँ पे सब कुछ सही है, सारे ऑप्शन सही हैं, बस एक चीज यहाँ पे गलत है, 10⁻⁻ यहाँ पे -6 आना चाहिए था। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का कंक्रीट का दोनों का सेम होता है, कितना होता है 12 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 3 4 5 सही है, 2 3 4 5 इस सही। लास्ट ऑप्शन है, तो टेबल 3 में गिवन है, किसमें, टेबल 3 ऑफ IS 800 2007। तो ये क्या है, स्टील के लिए पूछा है कि स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू कितनी है, तो वो है 180। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल।